नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। अल्मोड़ा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने फुटबॉल और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर एकता बिष्ट को सम्मानित किया और इस दौरान सीएम धामी ने आर्टिफिशियल टर्फ मैदान, 200 सोलर लाइट, 50 बेड छात्रावास और बैडमिंटन कोर्ट के उन्नयन की घोषणा की। इस सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आप सबके बीच में इस शानदार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ कर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए सभी हमारे युवाओं के बीच में, नौजवानों के बीच में, फिर ये छात्र छात्राओं के बीच में और खिलाड़ियों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हम जहां एक और प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर गौरवान्वित करने वाली अल्मोड़ा की बेटी सुश्री एकता बिष्ट को भी आज हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया है। वहीं खेल प्रतियोगिताओं को निभाने वाले अनेक महानुभावों को भी आज यहाँ पर हम प्रोत्साहन और उनको सम्मानित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, भारत की युवा शक्ति हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है, जो अपने अथक परिश्रम से, प्रतिभा और संकल्प के बल पर भारत को समृद्ध और सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के स्वप्न को साकार करने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में, सही प्रकार से उसका मार्गदर्शन किया जाए तो हमारा देश न केवल एक आर्थिक शक्ति के महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि आने वाले समय में पुनः विश्व गुरु के रूप में भारत फिर से स्थापित होगा। वहीं रानीखेत दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नौनिहालों ने लोक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान बच्चों ने सीएम धामी से सीधे संवाद कर शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। साथ ही सीएम धामी ने युवाओं और बच्चों से लगातार संवाद को सरकार की प्राथमिकता बताया। उत्तराखंड के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ साथ विधायक भी लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर संगठनात्मक विषयों पर संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में बीते दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से शिष्टाचार भेंट की। मुलाकात के बाद महेंद्र भट्ट ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक युवा और ऊर्जावान पार्टी है, जहां हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। शिष्टाचार और भेंट मेरी उनसे हुई है और मेरे साथ राज्यसभा के सांसद थे। लोग जाना इकट्ठा था लोकसभा, लेकिन उस दिन लोकसभा में मताधिकार था और इसलिए बिल पर मैं तो मत होना था, इसलिए लोकसभा सांसद आए थे मेरे साथ। मेरे उत्तराखंड के 2 विधायक भी थे, हम लोग मिले और उन्होंने बहुत जल्दी, मैंने उनसे आग्रह किया कि उत्तराखंड के दौरे पर आए, यहाँ के कार्यकर्ता उनसे मिलने को इच्छुक है। वहीं देहरादून की धर्मपुर विधानसभा सीट 2027 चुनाव की हॉट सीट बन गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने यहां से चुनावी दांव खेल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है, सड़कें टूटी हैं, नालियां और सीवर लाइनें सही नहीं है। रौतेला का दावा है कि जनता उन्हें विधानसभा भेजेगी। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त जो जनता है भाजपा से बहुत परेशान हो चुकी है। जो भाजपा के वहाँ पे 2 बार के विधायक हैं,
दोबारा वो मेयर भी रह चुके हैं विनोद चमोली जी। जिस तरीके से आज उस सीट की स्थिति है शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान, वहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ नहीं है, सीवर लाइन्स खुदी हुई हैं और लोगों की बात को नहीं सुनने का काम जो विधायक जी कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी जनता इस बार बदलाव चाहती है और जनता अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे विधानसभा जाने का मौका देंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त ऑब्जर्वर पूनम पंडित का देहरादून में आगमन हुआ। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में उनका स्वागत किया गया। पूनम पंडित ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने, महिलाओं की समस्याओं को प्रमुखता देने और कांग्रेस की विचारधारा को हर वर्ग तक पहुंचाने पर चर्चा की। वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने उनके अनुभव और मार्गदर्शन से संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई है। देखिए, जो आज का दौरा मेरा एज ए प्रभारी लगा है उत्तराखंड में ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से, एक हमारी कार्यकर्ताओं की सिर्फ मीटिंग थी। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतनी सारी महिलाएं इतनी दूर दूर से कि कोडी गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज मौजूद रही हैं और आने वाले समय में ये मीटिंग तय करेगी इस उत्तराखंड की महिला कांग्रेस की राजनीति को, महिला कांग्रेस को जो हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी बात, महिला कांग्रेस के साथ साथ हमें यहाँ की महिलाओं की आवाज उठाना बेहद जरूरी है। यही जो आज इस कार्यालय में उत्तराखंड के जो हमारा प्रदेश कार्यालय जो महिलाएं बैठी हैं, ये तमाम जिलों में, ब्लॉकों में महिलाओं के लिए, महिलाओं की मजबूती के लिए और भी हमारी जो युवा अवस्था की बेटियां हैं उनकी आवाज उठाने के लिए यही महिलाएं आंदोलन भी करेंगी जैसे पीछे किया था। कोई है और उत्तराखंड में महिला, सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के अलावा किसी महिला ने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई हो? जो भाजपा की महिलाएं कहती हैं कि हम ये करेंगे, महिलाओं के लिए वो करेंगे, है क्या कोई महिला कांग्रेस की भाजपा की पदाधिकारी जो कह सके कि मैंने अंकिता भंडारी की आवाज उठाई है? और आज भी वो मुद्दा संसद बना हुआ है। तो ऐसे मुद्दों के लिए और बेटियों की आवाज, उनकी शिक्षा के लिए आज वो आंदोलन करते हैं, धरने करते हैं। कहीं ना कहीं कितनी तकलीफ उनको महसूस होती हो कि आज वो पढ़ी लिखी अच्छी कलम लेके बैठे। आज यहाँ पर मनरेगा का जो मुद्दा, बताइए क्या किया? मतलब तुम लोग नाम बदल करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो और यहाँ उत्तराखंड में भी धरना चल रहा है उसके लिए। तो हमारी जो भी जरूरत होगी महिला कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते महिलाओं के लिए इस उत्तराखंड में जो भी बन पड़ेगा करें। देखिए, हमारी जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है पूनम पंडित जी, उनको महिला कांग्रेस का ऑब्जर्वर उत्तराखंड का बनाया गया है। वो यहाँ पे आई हुई है और आज जो मीटिंग है वो हमारा 2027 में जो इलेक्शन है उसमें महिला कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, हमारे जो नगर हैं, महानगर हैं, जिले हैं, उसकी क्या तैयारियां, हमारी जो कमेटियां हैं उनकी क्या तैयारियां और हमारा जो 70 विधानसभाओं में महिला सम्मेलन करने का एक विचार है जिसपे एक डिस्कशन हम लोगों का हुआ और 70 विधानसभाओं में किस तरीके से हमने जाना है, कब से सम्मेलन शुरू करने हैं, किन इश्यूज में हम लोगों ने बात करनी है, जनता के बीच में जाना है, उन सब चीजों को लेके एक डिस्कशन हुआ है। कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के तहत कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा हल्द्वानी पहुंचे। यहां उन्होंने बताया कि टैलेंट हंट की प्रक्रिया पूरे देश में चल रही है, जिसके तहत हल्द्वानी में इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन और क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहनता से चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान आलोक शर्मा ने उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, मुझे लगता है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। वहां पर अलग मुद्दे होते हैं, यहां पर अलग मुद्दे होते हैं। झूठ के पैगंबर और खनन माफिया में कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इस बार जब चुनाव आएगा तो कहीं ना कहीं जो राज्य के मुद्दे हैं वो ज़्यादा हावी होंगे। हम अब जो केंद्र की नीतियां हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे। राज्य सरकार में जो मुख्य मुद्दे हैं, खास तौर पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, महिला असुरक्षा का मुद्दा है, जिस तरह से आज किसान त्राहिमाम कर रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी और हो सकता है कि धामी जी चुनाव से पहले ही विदाई ले जाएं। हरिद्वार में कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस का दावा है कि एक पूर्व विधायक की कथित पत्नी का ऑडियो वायरल हुआ है, इसमें बीजेपी के बड़े नेता का नाम लिया गया है। कांग्रेस ने ऑडियो की फॉरेंसिक जांच और अंकिता हत्याकांड दोबारा खुलवाने की मांग की है।
साथ ही पार्टी ने सत्ता के दबाव में ऑडियो हटवाने का भी आरोप लगाया। वहीं बीजेपी की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उत्तराखंड सरकार के स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि बच्चों को संस्कृति और श्लोकों की जानकारी देना अच्छी बात है, लेकिन शिक्षा को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश विविध संस्कृतियों वाला है और बच्चों को सभी परंपराओं का ज्ञान मिलना चाहिए। देखिए, गीता के श्लोक पढ़ाना अगर स्कूलों में अनिवार्य कर दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी जब हम बचपन में पढ़ते थे तो एक पुस्तिका होती थी कक्षा 5 तक हमारे पास जो है सुभाषितानी, उसमें जो है वेदों से उपनिषदों से तमाम जो है श्लोक होते थे और उसका ज्ञान बच्चों को कराया जाता था। लेकिन इसके पीछे कोई राजनीतिक भावना नहीं होनी चाहिए, ध्रुवीकरण की राजनीति उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों को, मान्यताओं को मानने वाले लोग रहते हैं और बहुलतावादी संस्कृति है। मैं तो कहता हूं कि सभी संस्कृतियों का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए और पहले दिया जाता था। अब अगर इसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा तो गलत है, लेकिन निश्चित तौर पर अपने देश की भाषा संस्कृति का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए और सभी संस्कृतियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। काशीपुर में उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन के तत्वाधान में 22वें क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ हुआ। 22 से 31 दिसंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में 54 टीमें 4 मैदानों पर मुकाबला करेंगी। उद्घाटन समारोह में हाईकोर्ट जस्टिस आलोक मेहरा मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने फीता काटकर और बल्लेबाजी कर खेल महाकुंभ की शुरुआत की। आज 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं। मसूरी में 24 दिसंबर से विश्वविख्यात विंटरलाइन कार्निवल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह आयोजन 29 से 30 दिसंबर तक चलेगा। बता दें, कार्निवल उत्तराखंड की रजत जयंती और इंद्रमणि बडोनी की 100वीं जयंती को समर्पित है। शोभा यात्रा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फूड फेस्टिवल, एडवेंचर स्पोर्ट्स और विंटरलाइन के दुर्लभ नजारे पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। परसों तारीख से जो हमारा सबसे अवेटेड इवेंट है मसूरी का, मसूरी विंटरलाइन कार्निवल, उसका आगाज होगा और ये 24 से 29 लगभग 6 दिन के लिए हमारी चलेगी। तो उसकी लगभग तैयारियां पूरी हो गई है। सजावट का कार्य बिल्कुल तेजी से चल रहा है, लगभग सजावट हो भी गई है और बाकी जो अंतिम रूपरेखा है उसको कोशिश की जा रही है। ब्रोशर्स हमने रिलीज कर दिए हैं, आर्टिस्ट हमारे फाइनल हो गए हैं और जैसा कि हमेशा की भांति मुख्य जो वेन्यू होगा वो हमारा नगर पालिका टाउन हॉल होगा और इसके उपरांत, इसके अलावा जो होगा हमारे शहीद स्थल, गांधी चौक, लैंडौर, कंपनी गार्डन और गढ़वाल टेरेस, जो हमारी ये 4-5 जगह हैं, वहाँ पे भी लगातार प्रतिदिन कार्यक्रम चलते रहेंगे ताकि पूरे शहर में एक एहसास हो कि कार्निवल हो रहा है और पूरा शहर इससे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे। क्या खास होने वाला है सर? और खास हमारी, जैसे कि हमारी मुख्य थीम है कि सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, जो हमारी रजत जयंती वर्ष हो रही है, हमने उसी को अपना मुख्य थीम बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड के जो कल्चर हैं, चाहे वो हमारे फूड हो, हमारा पहनावा हो, संगीत हो, डांस हो, हम सभी को हमारी कला, हमारी भाषा, हम सबको, पूरे पर्यटकों को जो हमारे देश विदेश से आते हैं उनको दिखाएं, प्रचार करें कि कितनी रिच, कितनी हमारी संस्कृति सभ्य है, मतलब भव्य है और वो उसका प्रचार हम वहाँ तक कर पाए। हरिद्वार वासियों के समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी करीब 100 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें अतिक्रमण, पेयजल और कानून व्यवस्था से जुड़े मामले प्रमुख रहे। वहीं डीएम ने सभी शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबे समय से लंबित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम विकास यात्रा को समर्पित और शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के जोशियाड़ा में 22 से 24 दिसंबर तक आयोजित रजत उत्सव कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के प्रथम दिन स्कूली बच्चों के लिए ड्राइंग और रंगोली प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।
प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मक कला और कल्पना शक्ति का सुंदर प्रदर्शन किया, जिससे परिसर रंग बिरंगे चित्रों और आकर्षक रंगोलियों से सजा नजर आया। क्रिसमस और नववर्ष को लेकर उत्तराखंड में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्यव्यापी विशेष प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। त्योहारी सीजन में मिलावट और खराब गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, डेयरी, मिष्ठान भंडार और स्ट्रीट फूड जोन में नियमित और औचक निरीक्षण किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया है। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों में संस्कार और नैतिक मूल्यों का विकास होगा। हरिद्वार में संत समाज ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी और शंकराचार्य राजराजेश्वर ने मुख्यमंत्री धामी के निर्णय की सराहना की है। नैनीताल में विंटर कार्निवल, क्रिसमस और 31 दिसंबर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस के लिए अगले 2 सप्ताह चुनौतीपूर्ण रहेंगे। पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है। होटल एसोसिएशन को बेहतर प्रबंधन और रेट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं एसएसपी और डीएम ने अतिथि भावना के साथ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की बात कही है। 22 दिसंबर से 7 जनवरी तक हमारा ईयर एंड, न्यू ईयर, क्रिसमस, कार्निवल और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी का सीजन है। इसके तहत जो है हमने हाल ही में बहुउद्देशीय बैठक लिया है। हमने वहाँ पर सभी विभागों का इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बैठक लिया है। हम जो है सारे विभागों का सर्वदलीय बैठक लिए हैं हमने, और इस बैठक में पुलिस विभाग का जो यातायात प्लान है उसको साझा किया गया। यातायात प्लान में जो अलग अलग विभागों को आवश्यक जो काम या जो कोऑपरेशन चाहिए हमको, उन सभी चीज़ों को साझा किया गया। सुगम यातायात और सुगम जो है टूरिज्म, पर्यटन को हम मुहैया करा सके। इन सब के बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि नैनीताल मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है, लाखों के हिसाब से जब सैलानी आएंगे, स्वाभाविक है कि ट्रैफिक जैम रहेगा, ट्रैफिक कंजेशन रहेगा। हमने स्पेशल यातायात प्लान हमने बनाया है, जो इस प्रकार भारी वाहनों के लिए तो नो एंट्री का प्रावधान है, और विभिन्न रास्ते पर जो है डेस्टिनेशन के हिसाब से रूट्स तय हो चुका है। क्रिसमस ईव पर और जो नव वर्ष के स्वागत के उत्सुक सैलानी हैं, उनसे ये अपील है कि वो सुरक्षित यात्रा करेंगे। होटेलियर से उनकी रेट लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए, आतिथ्य सत्कार के लिए, और जो अतिथि परंपरा की अच्छी जो हमारी ट्रेडिशन है उसको सस्टेन करने के लिए अपील की गई है। पुलिस प्रशासन पार्किंग, सुरक्षित यातायात के लिए सारे चौकस प्रबंध कर रहा है। रुद्रप्रयाग पुलिस कार्यालय में एसपी अक्षय प्रहलाद कौंडे ने मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया, और इस दौरान सभी विवेचकों को केस स्टडी और हाल के निर्णयों पर दिशा निर्देश दिए गए। थानों में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा हुई। वहीं अधिकारियों और थाना प्रभारियों को वार्षिक मंतव्य भरने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध शराब तस्करी और एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई तेज करने, रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन नियमित करने के निर्देश भी जारी किए। मैदानी इलाकों के बाद अब पहाड़ों में भी कोहरे की चादर फैलने लगी है। उत्तरकाशी में बिना बारिश और बर्फबारी के घना कोहरा छाया हुआ है। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार पुलिस ने साधु के भेष में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर कार्रवाई की है। कोतवाली रोड की पुलिस ने 6 बहरूपी बाबाओं को हिरासत में लिया। वहीं भीख के नाम पर अधिक धन वसूली की शिकायतें मिल रही थी। वहीं चेकिंग अभियान में पकड़े गए बाबाओं पर धारा 172(2) बीएनएसएस में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने साफ कहा कि ढोंग और ठगी बर्दाश्त नहीं होगी। रामनगर के ग्राम पूछड़ी में वन विभाग की कार्रवाई के विरोध में पीड़ित परिवार सड़कों पर उतर आए। बुलडोजर कार्रवाई से दर्जनों परिवार बेघर हो गए।
वहीं कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुनर्वास वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने और बुलडोजर कार्रवाई पर रोक की मांग की। देखिए, पिछले दिनों पूछड़ी में जो 50-60 सालों से वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों के घरों को वन विभाग द्वारा जो है बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया है और उसके बाद वो लोग खुली छत के नीचे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर भूखे प्यासे वहाँ पर रह रहे हैं। हम लगातार शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि जो रामनगर में वन ग्राम है, उन वन ग्रामों को जो है राजस्व ग्राम का दर्जा दिया जाए, लेकिन सरकारें आई, सरकारें गई, किसी ने भी जो है वन ग्रामों के लोगों तक ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि आपने देखा 52 लोगों के, लगभग 60-70 लोगों के घरों को पिछले दिनों तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे 1 दिवसीय धरना दिया है। यदि सरकार इस धरने के बाद भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से रामनगर के अंदर पूरे रामनगर को साथ लेकर, हम पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इनको सहयोग किया। आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर कनिष्ठ प्रमुख से लेकर हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, ग्राम प्रधानगण, सभासदगण, यहाँ पर सारे लोग धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन रामनगर में देखने को मिलेगा। एक तो हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पिछड़ी के परिवारों को अभी इस कड़ाके की सर्दी में हटा दिया गया है, जो आज भी खुले आसमान के नीचे इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपने मवेशी के साथ रह रहे हैं, अपने जानवरों के साथ रह रहे हैं, तो उनका पुनर्वास किया जाना नितांत आवश्यक है, न्याय संगत होगा। सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उनका तत्काल उनको कहीं न कहीं या तो विस्थापन करे या वहीं उनको पुनर्वास उनका किया जाए। एक बात तो हमारी ये है। दूसरा, हमारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, हमने अक्टूबर के महीने में 14 अक्टूबर को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था कि हमको मालिकाना हक दिया जाए। हम सालों साल से इसमें रह रहे हैं, 50 साल वर्षों से काबिज हैं, भूमिहीन हैं, हमारे पास कहीं ज़मीन नहीं है, लिहाजा ये ज़मीन है जो हमारे कब्जे में है, उस ज़मीन को हमारे नाम पर किया जाए और हमें मालिकाना हक दिया जाए और या पट्टे हमारे नाम पर किए जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। रुड़की के ग्राम रांगढ़वाला में खेत में काम कर रहे किसान पर गुलदार ने हमला कर दिया। सुन्नी नामक किसान ट्रैक्टर से जुताई कर रहा था, तभी पीछे से गुलदार ने गर्दन पर वार कर दिया। शोर सुनकर गुलदार भाग गया। वहीं घायल किसान को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से गुलदार पकड़ने की मांग की है। पेशेंट आया था अभी, उसके नेक पे आगे की तरफ थोड़े एब्रेजन्स है। बेसिक ट्रीटमेंट हमने दे दिया है, वो उनकी ड्रेसिंग कर दी गई है, उसको ARV और हमने TT का इंजेक्शन लगा दिया है। बाकी उनका जो उनको पेपर वर्क एज इन मेडिकल करके दिया ताकि आगे लोगों के साथ ऐसे कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर सकें इस चीज की। एज सच उनको दोबारा रिपीट बैंडेज के लिए बोल दिया गया है कि वो रेगुलर अपना एक दिन छोड़कर अपनी ड्रेसिंग करवाने यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी ज्यादा जख्म उनको नहीं है, कुछ नाखूनों के ही निशान लगे हैं जो कि गर्दन पर आगे की तरफ है। खेत में गए थे, खेत बाहर थे, खेत जैसे बाहर थे, भाई ने आग मारी, उधर से एकदम गुलदार ने हमला किया। तो किस जगह का मामला है ये ग्राम रामगढ़वाला। ये बहुत हादसे हो गए इस तरह के, बहुत। तो आप लोगों ने किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी या को शिकायत की है? मैं ये शिकायत की है, सही से कर देनी काम, लड़ो लगाया था। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं? ऐसे हो गए, 7-8 हो गए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।